अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। शॉर्ट स्टोरीज़ की सीरीज़ में आज हम एक और स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, द जजमेंट बाय फ्रांज काफ्का। बड़े ही आसान अंदाज में और इख्तिसार के साथ हम इसको पूरी तरह पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। सो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो अपनी साबका रूटीन को सामने रखते हुए सबसे पहले हम इसके राइटर के बारे में बात करते हैं। इसके राइटर फ्रांज काफ्का हैं, जो कि जर्मनी के एक नॉवलिस्ट हैं। 1883 के अंदर पैदा हुए और 1924 में इन्हें वफ़ात पाई। 40 साल की उम्र इंतहाई उदास और तन्हा रहते हुए गुजारी। एक्चुअली जितने भी आर्टिस्ट या अदीब होते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने माशरे के अंदर सेटिस्फाई नहीं होते, तो ये भी उन्हीं में से एक थे। इनकी माँ बचपन में फ़ौत हो गई थी, जिसके बाद इनकी अपने बाप से कभी भी नहीं बन पाई और हमेशा ही अपने बाप से दूरी रही है। एक घर में रहते हुए भी अपने बाप से ये मीलों दूर थे, जो कि इनकी ख़ुदकुशी का सबब बनी। इनके मशहूर नावल्स में द ट्रायल, द कैस्टल और अमेरिका है, और स्टोरीज़ में द जजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, और इन द पेनल कॉलोनी और अ हंगर आर्टिस्ट, ये इनके मशहूर वर्क्स हैं। उसके बाद अब अगर हम बात करें द जजमेंट की, तो ये स्टोरी एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है, एक नफ्सियाती स्टोरी है, जिसके अंदर फ्रांज काफ्का ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी शामिल किए हैं। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का मतलब ये है कि जो कुछ इनकी अपनी ज़िंदगी में चल रहा था, जैसा कुछ इनके साथ मुआशरा कर रहा था, या ये जैसे मुआशरे में अपने घर में रह रहे थे, वही कुछ इन्होंने अपनी स्टोरी में भी ऐड किया। जिस तरह कि हमने द डेड में पढ़ा, द डेड में गैब्रियल जेम्स जॉयस को रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है जॉर्ज, वो अपने बाप को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कहानी की, तो इसमें करैक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। एक प्रोटैगनिस्ट है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है, जॉर्ज। इसके अलावा उसका फादर है जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया। एक उसकी मंगेतर है, उसका नाम भी मेंशन नहीं किया गया, और एक इसका दोस्त है, उसका नाम भी इसमें इस स्टोरी के अंदर मेंशन नहीं किया गया। सबसे पहले हम स्टोरी की समरी पढ़ लेते हैं। जब समरी समझ लेंगे तो इसके थीम्स और बाकी टेक्निक्स वगैरह पढ़नी और समझनी आसान हो जाएंगी। तो दरअसल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि एक जॉर्ज नामी बंदा अपने रूम में बैठकर एक लेटर लिख रहा होता है। ये लेटर अननाउन नेम्ड फ्रेंड के नाम है, जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया, अपने एक दोस्त के लिए लिख रहा होता है, जो कि रशिया में चला गया होता है। बेसिकली ये दोनों फ्रेंड्स एक जगह पे रहा करते थे जर्मनी में, लेकिन इसके दोस्त को बिज़नेस की मजबूरी की वजह से यहाँ से छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा, तो वो रशिया चला गया। उसके बाद तकरीबन 3 साल हो गए और अभी तक इसका अपने दोस्त से कोई रब्ता नहीं हुआ। तो अब अपने ये दोस्त को ख़त लिखना चाह रहा है, और उस ख़त में बताना क्या चाह रहा है, जिस वक़्त वो यहाँ पर हुआ करता था इसका दोस्त, तो उस वक़्त उसके फाइनेंशली हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो गया था। तो ये दरअसल अपने दोस्त को बताना चाहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है, बहुत अच्छी तरह उसको मैं उस पर काम करके सेटिस्फाई कर लिया है, और उसके बाद मैंने एक लड़की से मंगनी भी की है, जो कि बहुत ही एलीट क्लास अमीर घराने की लड़की है। तो दरअसल मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ फाइनेंशियली हवाले से, ये बात याद रखनी है। और मैंने एक लड़की के साथ मंगनी भी कर ली है। उसको अपने सारे हालात बताना चाह रहा होता है, फिर साथ साथ ये सोच रहा होता है कि कहीं उसको मेरी ये बात सुनकर ख़ुद को मायूसी ना हो जाए कि कहाँ मैं गरीब रह गया, मेरा दोस्त अमीर हो गया। तो इन्हीं सोचों में गिरा हुआ होता है। दरअसल उसके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो कि हम आगे जाकर इसके थीम्स में और टेक्निक्स में पढ़ेंगे। जब इसको एनालाइज़ करेंगे उस वक़्त पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं मोटी मोटी स्टोरीज़ की बता रहा हूँ। खैर, ये वहाँ पे लेटर को बंद करता है और उठकर अपने अब्बू के कमरे में जाता है। देखता है कि उसका बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है और अखबार पढ़ रहा है, और बहुत ही आंखों के करीब करके पढ़ रहा है, जैसे उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा।
फिर वहाँ पे देखता है कि मेरा बाप बहुत ज़्यादा बीमार है, उसके जो कमरे की लाइट है वो भी डिम है। तो वो अपने वालिद को ये कहता है कि आप इस तरह बीमार हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं। उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद उनको कहता है कि मैं आपको अपने रूम में ले जाता हूँ, इधर तो लाइट भी बहुत डिम है, मेरे रूम में लाइट है, आप मेरे रूम में आ जाइए। खैर उनके दरमियान कुछ बातें होती हैं। एक बात जो इस स्टोरी का मेन थीम भी है वो आपने याद रखनी है कि इस स्टोरी के अंदर बाप और बेटे के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सामने लाया गया है कि इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं। खैर वो बेटा बताता है कि ऐ मेरे बाप, मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ कि मेरा जो दोस्त है ना रशिया वाला, उसको मैं ख़त लिखना चाह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे मैं वेल सेटिस्फाइड भी हो गया हूँ, मैंने मंगनी भी कर ली है और मेरा बिज़नेस भी अच्छा हो गया, तो मैं उसको अपने हालात बताना चाह रहा हूँ, आपका इसके बारे में क्या मशवरा है। तो उसका बाप बड़े ही सर्द अंदाज में, बड़ी सर्द मोहरी से कहता है कि कौन सा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई दोस्त भी है रशिया में। तो वो अपने बाप की इस बात पर बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करता है कि मेरे बाप को मुझसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। खैर थोड़ी देर बाद उसका बाप फिर उठता है और कहता है कि तुम जिस दोस्त की बात कर रहे हो उसके साथ मैं पिछले काफ़ी अरसे से राब्ते में हूँ, उसकी मेरी बजरिया ख़तो किताबत कम्युनिकेशन भी होती रहती है, उसके साथ मेरी बातचीत होती रहती है, मेरे हाल अहवाल सारे उसको पता हैं, और जो कुछ बातें तुम उसको बताना चाह रहे हो अपने बिज़नेस के बारे में, अपने कैरियर के बारे में और अपनी मंगनी के बारे में, जो कुछ तुम उसे सब बताना चाह रहे हो वो सब का सब मैं पहले उससे बता चुका हूँ और वो मेरे और तुम्हारे हालात से वाकिफ़ है मेरे ज़रिए। तो वो इस बात पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मेरे बाप ने मेरे दोस्त से इतने अरसे से ताल्लुक़ रखा हुआ है और मुझे बताया भी नहीं है। तो उसका बाप उसे डांट देता है। खैर डांटने के बाद उसको बाप कहता है कि जाओ डूब मरो तुम। जॉर्ज इस बात पर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वापस आकर एक नहर के किनारे पे जाता है, ब्रिज पे खड़े होकर उसके अंदर छलांग लगा देता है और मरते हुए एक जुमला बोलता है कि मेरे बाप या मेरे पेरेंट्स, मेरे दिल में आपके लिए प्यार है, मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब हमने असल काम जो है, यहाँ तक आपको उम्मीद है कहानी समझ आ गई होगी। अब जो हमने असल काम करना है वो इस कहानी को एनालाइज़ करना है। आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कोई हम बोर नहीं होने देंगे, ना करेंगे। बड़े आसान अंदाज में इसको हम एनालाइज़ कर लेंगे। अब देखें, स्टोरी को एनालाइज़ करने के लिए इसके थीम सामने रखते हैं, उसके साथ इस पर बात करते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे पास थीम है रिलेशन ऑफ फादर एंड सन, यानी बाप और बेटे का ताल्लुक़। यानी एक किस्म का इसके अंदर जनरेशन गैप दिखाया गया है कि किस तरह हमारी जो मॉडर्न जनरेशन है, हमारी जो यंग नस्ल है, आज की जो जवान नस्ल है, ये अपने वालिदैन से किस कदर दूरी अपनाए हुए है कि दोनों के ख़यालात, दोनों के जज्बात और दोनों की आरा दूर दूर तक कहीं नहीं मिलती। बाप कहता है कि मेरा बेटा कुछ बने, बाप अपने बेटे लिए कुछ और ख्वाब सजाए होता है और बेटा अपने लिए कुछ और सोच रहा होता है। तो आज के दौर में जनरेशन गैप को जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जनरेशन गैप है, वो इसके अंदर जिक्र किया गया है। उसके बाद पर्सनल फेलियर एंड डिफ़िकल्टीज़ इन फादर एंड सन रिलेशन, वही चीज़ है कि बाप और बेटे के दरमियान किस कदर दूरी है। जब जॉर्ज की माँ फौत होती है तो एक उसका बाप ही ज़िंदगी में रह जाता है, उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही काम हैं करने को, तीन काम हैं करने को। एक उसका कैरियर, वो उसका बिज़नेस है, उसको उसने अच्छी तरह मैनेज कर लिया। दूसरा उसका बाप है और तीसरी उसकी मंगेतर है। इनके अलावा उसका और कोई जहान नहीं है। या एक उसका दोस्त है जिसको वो ख़त लिखना चाह रहा है, उससे भी उसका 3 साल से कोई रब्ता नहीं है। तो दर हकीकत सिर्फ एक उसके अपने बाप से ही उसका रब्ता है, तो वो भी उससे इतना दूर है, इस कदर दूर है कि आखिर उसी की वजह से ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। इसके अलावा ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जॉर्ज रिप्रेजेंट करता है फ्रांस काफ्का को। दरअसल फ्रांस काफ्का जो है उसके भी अपने बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, उसके बाप ने उसको इसी तरह छोड़ दिया था। तो अपनी स्टोरी को यहाँ पर वो बयान करते हुए जो जॉर्ज का बाप है उसको अपने बाप के साथ तशबीह देते हुए अपने बाप को यहाँ पर लाता है और अपने बाप को और ख़ुद को इस
स्टोरी के अंदर शामिल करता है। इसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिज्म इस स्टोरी का एक अहम थीम है। इसके अलावा एक और तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इस स्टोरी की समरी, इसके राइटर के बारे हमने थोड़ा डिस्कस किया और इसके थीम्स को हमने पढ़ लिया। अब हम आखिरी चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्निक्स, कि इस कहानी में, इस स्टोरी के अंदर टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ हुई हैं जो कि फ्रांस काफ्का ने यूज़ की हैं। तो मेन 3 थीम हमको देखने को मिलते हैं, टेक्निक्स 3 हमें देखने को मिलती हैं। उनमें एक इम्प्रेशनिज़म, साइको एनालिसिस और मार्क्सिज्म है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फिर भी अगर किसी को कोई किसी किस्म की समझ ना आई हो, कोई मज़ीद बात इस हवाले से पूछनी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।